हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से हम एक खबर सुन रहे हैं जहां पर एक चक्रवात के बनने की संभावना बंगाल की खाड़ी के पास के एक क्षेत्र में जताई जा रही है। तो भारत मौसम विज्ञान विभाग ने इससे जुड़ी हुई जानकारी साझा की है और कुछ चेतावनियां जारी की हैं इस पूरे क्षेत्र के लिए कि किस तरह से हम इस क्षेत्र में अगर कोई ऐसी संभावना बनती है, चूंकि एक डिप्रेशन बनता जा रहा है, उससे एक चक्रवात रूप ले सकता है। तो कल को ये चक्रवात जब अपने चरम अवस्था में पहुंचेगा तो इस क्षेत्र के आसपास रहने वाले लोगों को नुकसान ना हो, इससे जुड़ी हुई कुछ चेतावनियां और अलर्ट जारी किए हैं। आज के इस टॉपिक में हम इस पूरी प्रक्रिया को समझेंगे कि चक्रवात का निर्माण कैसे होता है और चक्रवात से बचने के लिए जो भी आपदा प्रबंधन जैसी गतिविधियां हैं उनको किस तरह से अंजाम दिया जाता है। आज का टॉपिक है भारत में कितनी तबाही लाएगा चक्रवात मोखा, या फिर इसको अगर आप इंग्लिश में देखेंगे तो इसी का नाम दिया हुआ है MOCHA, लेकिन इसको बोला जा रहा है मोखा, यानी इसका हमें प्रोनाउंस करना है मोखा। अब देखेंगे कि किसने इसका नामकरण किया है, क्योंकि हम कई बार अलग अलग चक्रवातों के नाम देखते हैं। इसके पहले भी हमने कई सारे नाम सुने जो अलग अलग होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, अलग अलग नाम क्यों दिए जाते हैं, ये नाम आते कहाँ से हैं? न्यूज़ है साइक्लोन मोखा बिल्डिंग ओवर बे ऑफ बंगाल से IMD हाउ आर साइक्लोन्स फॉर्म्ड एंड नेम्ड। तो मेन फोकस हमारा रहेगा इस चीज़ के ऊपर कि नामकरण कैसे हो रहा है और ये बन कैसे रहे हैं। चर्चा में क्यों है इस पर थोड़ी और बात करेंगे, फिर समझेंगे कि चक्रवात क्या है, चक्रवात की प्रणाली किस तरह से काम करती है, किस तरह से ये अपने प्रभावों को छोड़ती है, चक्रवातों का नामकरण कैसे किया जाता है, इसकी क्या प्रक्रिया है, आपदा प्रबंधन में किस तरह के तरीकों को अपनाया जाता है, और एक सवाल जो कि आपसे प्रीलिम्स की परीक्षा में पूछा जा सकता है, क्योंकि मेंस के लिए भी इससे जुड़ा हुआ कोई भी सवाल बन सकता है। तो उम्मीद ये है कि आपने ज्योग्राफी वाला सेक्शन पढ़ लिया होगा और चक्रवातों के बनने की जो दशाएं हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात कैसे बनते हैं, इसके बारे में आप जानते हैं। फिर हम अब इसका करंट अफेयर्स में जो रेलेवेंस हो सकता है, जो अपडेशन है, वो आपसे डिस्कस करेंगे। तो जीएस पेपर 3 आपदा एवं आपदा प्रबंधन इस खंड से जुड़ जाता है। तो चर्चा में इसलिए है क्योंकि हाल ही में भारत मौसम विज्ञान विभाग ने एक चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा है कि बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के क्षेत्र या चक्रवात का विकास हो रहा है। कम दबाव वाला क्षेत्र कह सकते हैं कि एक तरह का डिप्रेशन यहाँ पर बन रहा है और जो आने वाले समय में एक चक्रवाती प्रणाली में बदल सकता है, ऐसा उन्होंने बताया था। अब इस क्षेत्र में 8 मई से 12 मई तक उच्च वर्षा की संभावना बताई है उन्होंने, और 9 मई के आसपास बंगाल की दक्षिण पूर्व खाड़ी के ऊपर एक दबाव क्षेत्र के विकास की बात कही है कि 9 मई तक यहाँ पर जो डिप्रेशन है और ज़्यादा गहरा हो जाएगा। अब चक्रवाती तूफान में ये डिप्रेशन बदल सकता है, उसके बाद जो स्थितियां होंगी वो आने वाले समय में देखी जाएंगी। तो इस साइक्लोन को कहा गया है, या चक्रवात को कहा गया है मोचा, और मोचा इसको लिखा है और कहते हैं इसको मोखा। अभी हम आगे इसको पढ़ेंगे कि इसका नामकरण ऐसा क्यों किया जाता है, या नामकरण कौन कौन से देश करते हैं, किस प्रक्रिया के तहत करते हैं। तो मोखा के प्रभाव के तहत कहा गया है कि दक्षिणी राज्यों में बारिश की संभावना है। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं जहां पर मध्यम वर्षा हो सकती है, और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चूंकि इसको क्या कहा गया है कि दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी के पास ऐसा क्षेत्र बन रहा है जहां पर प्रमुख रूप से अंडमान और निकोबार की अवस्थिति है। तो यहाँ पर भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना जताई गई है और इससे जुड़ी हुई चेतावनी दी गई है। इस नक्शे में हम देख पाएंगे कि किस तरह से डिप्रेशन बन रहा है और इसकी कितनी संभावना है। ये 7 तारीख का डेटा है IMD की तरफ से, जब इन्होंने कहा था कि इस क्षेत्र के आसपास कहीं पर कुछ सर्कुलेशन बन रहा है, डिप्रेशन बन रहा है, जो कि आपको 9 तारीख के आसपास इसकी अलग अलग तरह से संभावनाएं और इसके इंटेंस होने की बात कही गई है कि इसकी तीव्रता और ज़्यादा हो जाएगी। तो इसकी तीव्रता 11 तारीख को यहाँ डेटा दिखाता है कि काफ़ी ज़्यादा हो सकती है और आने वाले समय में फिर इसका प्रभाव और ज़्यादा बढ़ सकता है। तो हम शुरू करेंगे कि चक्रवाती प्रणाली कैसे काम करती है, कैसे बनता है। तो चक्रवात एक कम दबाव वाली प्रणाली है, बेसिकली लो प्रेशर बनने की प्रक्रिया है, और खास तौर से उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो भूमध्य रेखा के आसपास बनते हैं। तो जब समुद्र का, या हम कहें महासागर का जो जल है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, खास तौर से मई जून के दौरान, तो यहाँ पर जो समुद्री जल है वहाँ पर लो प्रेशर की स्थितियां बनती हैं, और जो आसपास की हवा है या वायु है वो गर्म होकर ऊपर की ओर उठने लगती है, हल्की हो जाती है, ये आपने पढ़ा है। इसके बाद क्या होता है, आसपास के क्षेत्रों में जो उच्च दबाव वाले क्षेत्र हैं अलग अलग तरह से बनते हैं, और यहाँ पर
जो भारी वायु है जो कि हाई प्रेशर के क्षेत्रों में मौजूद है वो यहाँ से लो प्रेशर की ओर चलती हुई आती है और नीचे की ओर बैठने लगती है, और फिर एक चक्र वही जो ठंडी वायु भारी होकर के नीचे की ओर बैठी वो फिर गर्म होकर के ऊपर की ओर उठेगी और धीरे धीरे ये चक्र बनना शुरू हो जाएगा और एक साइक्लिक प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिसके बाद साइक्लोन का निर्माण होना शुरू हो जाता है। साइक्लोन जब बन जाएगा तो अपने आप में यहाँ पर आपको दिखेगा कि इसकी जो गति है लगभग 118 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक होगी, तब हम इसको फिर साइक्लोन का नाम देने लगते हैं। इसकी मोटाई लगभग 10 से 15 किलोमीटर के बीच हो सकती है और इसका जो व्यास है 1000 किलोमीटर तक जा सकता है। यानी कि हम कहें गर्म पानी के ऊपर इसका निर्माण होता है, और अगर उच्च तापमान होगा तो कम दबाव वाली हवा बनेगी, यहाँ पर ऊपर की ओर उठेगी, और कम तापमान पर उच्च दबाव वाली हवा नीचे की ओर बैठेगी, यानी ठंडी हवा नीचे की ओर बैठती है और उसको हम हाई प्रेशर जोन बोलते हैं। तो यहाँ पर लो प्रेशर और हाई प्रेशर मिल करके एक सिस्टम का निर्माण करते हैं। इसका प्रभाव क्या है? मई में गर्मियों की चरम अवधि में बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक जिस तरह की मौसम प्रणालियां बनती हैं वो अपने आप में महत्वपूर्ण है भारत जैसे क्षेत्रों के लिए। इसके अलावा विश्व मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात अपने विकास के प्रारंभिक चरणों में भी जीवन और संपत्ति के लिए बड़े खतरे हो सकते हैं। यानी जरूरी नहीं है कि जब ये चरम स्थिति पर जाएं तभी नुकसान पहुंचाए, उसके पहले भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसे तूफान ला सकते हैं, बाढ़ ला सकते हैं, हवाएं बहुत तेज चल सकती हैं, बवंडर बना सकते हैं, बिजलियां कड़कती हैं, बिजली गिर सकती है। इसके अलावा जीवन की हानि और भौतिक क्षति की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। जो आसपास आपकी संपत्ति है, घर मकान उड़ सकते हैं, गाड़ियाँ उड़ सकती हैं आपकी, बाढ़ आ सकती है तो पूरा क्षेत्र पानी में जलमग्न हो सकता है। अब जो चक्रवातों का नामकरण है उस पर आते हैं कि कैसे इनको नाम दिया जाता है। तो दुनिया भर के हर महासागर बेसिन में बनने वाले चक्रवातों का नामकरण होता है और ये नाम जो इन्हें देते हैं ये क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र यानी इनको RSMCs कहा जाता है, रीजनल स्पेशलाइज्ड मीटरोलॉजिकल सेंटर्स, और उष्णकटिबंधीय चक्रवात चेतावनी केंद्र यानी TCWCs इनको कहते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर्स। ये दोनों ही मिलकर के इस नामकरण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। हालांकि अगर आप ये समझें कि इसको हम साइक्लोन कह रहे हैं जो कि हिंद महासागर के क्षेत्र के पास या बंगाल की खाड़ी के पास बना है, अलग अलग रीजन्स में भी इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये आपने मेरे ख्याल से पढ़ा होगा, जैसे कि प्रशांत महासागर के क्षेत्र में जो बनते हैं US के पास उन्हें हरिकेन कहते हैं। इसी तरह जो जापान के पास वाले क्षेत्र में बनते हैं उन्हें टाइफून कहते हैं, और चीन के पास, फिलीपींस के पास, अगर यही ऑस्ट्रेलिया के पास बनेगा या हिंद महासागर के क्षेत्र बनेगा इसको साइक्लोन कहेंगे, और बंगाल की खाड़ी के पास जो बनते हैं साइक्लोनिक स्टॉर्म बनते हैं, और अगर और तेज प्रक्रिया हो जाए तो साइक्लोन्स इनको कह दिया जाता है। अब इनका नामकरण कैसे हो रहा है? तो दुनिया में 6 RSMCs हैं जिनमें से एक का नाम है भारत मौसम विज्ञान विभाग जो कि भारत में स्थित है, और इसमें 5 TCWCs शामिल हैं। अगर आपको इनका नाम जानना है तो यहाँ दिया हुआ है, जैसे एक फिजी का है, ठीक, दूसरा फ्रांस का है, तीसरा भारत का ही है इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उसके बाद यहाँ पर एक है टोक्यो में यानी कि जापान में जापान मीटरोलॉजिकल एजेंसी, एक US में है, उसके बाद एक है RSMC नेशनल हरिकेन सेंटर अटलांटिक ओशन के पास में, ठीक है। ये काफ़ी सारा क्षेत्र यहाँ पर कवर करता है। तो ये कुछ प्रमुख हैं। अब RSMCs के रूप में IMD एक मानक प्रक्रिया का इसमें पालन करेगा, उसके बाद फिर जो नामकरण की प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी। तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर सहित उत्तर हिंद महासागर में विकसित होने वाले चक्रवातों का नाम यहाँ से डिसाइड होगा, और जो IMD है वो चक्रवात और तूफानों के विकास पर क्षेत्र के 12 अन्य देश जो मौजूद है उनको सलाह भी जारी कर सकता है। इसके पास ये अधिकार भी मौजूद है। अब इसकी प्रक्रिया कैसे होगी? तो इसकी प्रक्रिया आपको दिखाई देगी कि सन 2000 के आसपास स्थापित होती है, जहां पर WMO और एस्केप यानी ESCAP नामक राष्ट्रों का एक समूह मिलकर के इस तरह की प्रक्रिया के निर्धारण की बात करते हैं। इसमें WMO यानी विश्व मौसम विज्ञान संगठन और एस्केप जिसे कह रहे हैं ये है एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग। तो क्षेत्र में चक्रवातों का नामकरण शुरू करने का इन्होंने निर्णय लिया। इस निर्णय में अगर आप भारत के आसपास वाले क्षेत्रों में देखेंगे तो इसमें रीजनल में है बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड। जो इस क्षेत्र के लिए जो नामकरण है वो सुझाते हैं, तो प्रत्येक देश एक नाम का सुझाव देता है जिसको फिर एक पैनल होगा, पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन, जो उसकी सूची को फिर अंतिम रूप देते हैं। अभी के लिए जो नाम है
उसका मोचा नाम दिया गया है या उसको मोखा कह रहे हैं, तो वो यहाँ पर है। वो दरअसल यमन का एक शहर है, एक बंदरगाह शहर है जो कि लाल सागर के पास मौजूद है। और ये जो अपने आप में मोखा बंदरगाह है या ये शहर है, ये अपने आप में काफ़ी लंबे समय से इसकी कॉफ़ी के रूप में, यानी कॉफ़ी यहाँ पर बहुत अच्छी मिलती है, कॉफ़ी उत्पादक के रूप में जाना जाता है और कॉफ़ी की पहचान यहाँ पर इसके नाम से भी होती है। अब हम उन नामों को देखें कि कौन कौन से देश ने क्या क्या नाम सुझाए हैं। हालांकि हो सकता है आपको यहाँ पर स्पष्ट ना दिखे, मैं एक बार पढ़ दूंगा। जैसे बांग्लादेश ने नाम सुझाया था निसर्ग, फिर भारत ने सुझाया गति, उसके बाद आया निवाड़ ईरान ने, फिर बुरेवी मालदीव ने, फिर म्यांमार ने ताउते, ताउते के बारे में आपने पढ़ा था, फिर आया यास, उसके बाद गुलाब पाकिस्तान ने नाम सुझाया था, कतर ने सुझाया था शाहीन, सऊदी अरब ने जोवाद, उसके बाद आया आसानी, उसके बाद थाईलैंड ने नाम सुझाया श्रीत्रांग, उसके बाद आया मानदोस, फिर अभी आया है मुखा, ये वाला है, ये नाम यमन ने सुझाया है। इसके आगे भी कई सारे नाम यहाँ मौजूद हैं, जैसे कि इसके बाद बिपरजॉय, उसके बाद भारत ने सुझाया है तेज, उसके बाद ईरान का है हामून, फिर आएगा मिथिली जो कि मालदीव की तरफ से होगा, फिर म्यांमार की तरफ से आपको देखेगा मिगजाउम, उसी तरह ओमान ने सुझाया है रेमाल, फिर पाकिस्तान ने है असना, फिर कतर ने दाना, फिर सऊदी अरब की तरफ से नाम है फेंजाल, फिर शक्ति, थाईलैंड की तरफ से मोन्था, यूएई की तरफ से है सेनियार, और फिर यमन का जो नाम आएगा वो आएगा दितवा। तो इस तरह से नामकरण है और अलग अलग समय पर फिर जो अगला चक्रवात आएगा या साइक्लोन आएगा उसका नाम इस तरह से दे दिया जाएगा। अब आते हैं आपदा प्रबंधन और इससे जुड़ी हुई रणनीतियों पर। तो हम क्यों ना मोखा से ही एक अनुमान लगाएं कि किस तरह से आपदा प्रबंधन के प्रयास आईएमडी या फिर भारत सरकार की तरफ से दिखाई देते हैं। तो पहला, मौसम कार्यालय की तरफ से क्या किया गया, आप सोच करके देखिए कि अगर किसी क्षेत्र में, समुद्री क्षेत्र में किसी भी तरह का कोई साइक्लोन या डिप्रेशन बनना शुरू होता है तो उससे किस तरह के प्रभाव हो सकते हैं, बारिश, तूफान, बाढ़। और ये प्रभाव भी कब होंगे, जब ये जाकर के तटीय क्षेत्रों से टकराना शुरू होगा। हालांकि क्योंकि बारिश बहुत तेज हो सकती है इससे और आसपास के क्षेत्रों में तूफान आ सकते हैं, तो पहले भी इसका इम्पैक्ट दिखना शुरू हो जाता है, क्योंकि कोई बहुत छोटी चीज़ नहीं है कि जब तक तट पर पहुंचेगी तभी समझ में आएगा। तो इससे क्या होगा, सबसे पहले जो वहां पर मौजूद हैं, जो मछुआरे हैं, जो मछली पकड़ने गए हैं, जो तट के आसपास लोग हैं, उनको चेतावनी दी जानी जरूरी है ताकि वो वहां से हट जाएं या फिर वहां ना जाएं। अगला, दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी दी गई है मोखा के लिए, तो अपने आप में चैलेंजिंग है। दूसरा, इन्होंने क्या कहा, 8 मई से 12 मई के बीच अंडमान और निकोबार समूह के पास पर्यटन और अपतटीय गतिविधियां और शिपिंग उसको रेगुलेट किया जाए, क्योंकि टूरिज्म वहां पर सबसे ज्यादा मौजूद होगा। अंडमान निकोबार है या फिर जो भी कोस्टल रीजन है, तटीय क्षेत्र है, तो उसको बचाना है या फिर उन लोगों को बचाना है जो वहां पर मौजूद हैं, जो भी शिप वहां पर गई है उनको एक तरीके से डायरेक्ट करना है। इसके अलावा चक्रवात 9 मई तक देश के पूर्वी तट पर पहुंच सकता है, इसलिए ये भी जानकारी है। ऐसे में जो चेतावनी अलर्ट हैं वो जारी करने होंगे। ये हुआ प्री प्लानिंग, यानी किसी भी आपदा के आने से पहले की तैयारी। मान लीजिए ऐसी स्थिति बनती है कि आपदा आ गई और उससे कुछ क्षेत्रों को नुकसान हो गया, तो एक प्लानिंग होती है उसके बाद की, जिसमें एनडीआरएफ जैसी कुछ टीमों को लगाया जाता है और लोगों को राहत पहुंचानी शुरू की जाती है। पूरा सर्वेक्षण किया जाता है और सर्वेक्षण के बाद ये चिन्हित किया जाता है कि कितने क्षेत्र यहाँ पर प्रभावित है, कितने लोग फंसे हो सकते हैं, और उनको रेस्क्यू करके फिर जो उसके बाद चिकित्सा से जुड़े हुए उपचार हैं उसमें शामिल करके उनकी जान बचाई जाती है। तो एक पूरी प्रक्रिया है जो आपदा प्रबंधन वाले चैप्टर से जुड़ती है। चूंकि इस टॉपिक के अंतर्गत हम छोटे स्तर पर इस पर बात कर रहे हैं। चलिए अब आते हैं एक प्रश्न पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चक्रवात मोखा का नाम बांग्लादेश द्वारा सुझाया गया है। दूसरा, मोखा अरब की खाड़ी में निर्मित हुई चक्रवाती प्रणाली है। तब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है। कमेंट बॉक्स में आप इसके बारे में लिख सकते हैं। अगर आप इसके बारे में पहले से जानते थे तो भी बता सकते हैं। चक्रवाती प्रणाली को अगर आपको किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन हो तो एक बार जाकर के रिवाइज कर लीजिएगा अपने ज्योग्राफी के नोट्स से। मिलते हैं अगले सेशन में। पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए, शुक्रिया।